नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कोहली क्लासेज में। तो आज हम लोग देखेंगे एनसीईआरटी सीरीज में क्लास 8 का चैप्टर नंबर 8, देसी जनता को सभ्य बनाना और राष्ट्र को शिक्षित करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। पहला क्वेश्चन है, शिक्षा में प्राच्यवाद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो शिक्षा में प्राच्यवाद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो पहला कथन, प्राच्यवादी मानते थे कि अंग्रेजों को पश्चिमी ज्ञान की बजाय भारतीय ज्ञान को ही प्रोत्साहन देनी चाहिए। और दूसरा कथन, विलियम जोन्स और हेनरी टॉमस कोलब्रुक जो ये थे, ये प्राच्यवादी थे, अर्थात प्राच्यवादी को ये लोग सपोर्ट करते थे। और देखते हैं तीसरा जो दिया गया आपका कथन, वैरन हेस्टिंग प्राच्यवादियों के घोर विरोधी थे। और चौथा कथन हो गया, प्राच्यवादी विचारों के आधार पर ही कोलकाता में एक मदरसे तथा बनारस में हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई थी। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? देखिए, उपर्युक्त कथनों में से जो है आपका केवल पहला, दूसरा और चौथा जो कथन है वो सही दिया गया। देख लेते हैं, सी हो जाएगा ऑप्शन। चलिए व्याख्या देखते हैं। प्राच्यवादी अर्थात प्राच्यवादी मतलब हो गया, इसका अर्थ होता है एशिया की भाषा और संस्कृति का गहन ज्ञान रखने वाले, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? प्राच्यवादी। तो प्राच्यवादी मानते थे कि अंग्रेजों को पश्चिमी ज्ञान की बजाय भारतीय ज्ञान को ही प्रोत्साहित करना चाहिए। वे मानते थे हिंदुओं और मुसलमानों को वही पढ़ाया जाना चाहिए जिससे वे पहले से परिचित हैं और जिसे वे आदर एवं महत्व देते हैं। केवल तभी अंग्रेज देसी जनता का दिल जीत सकते हैं और केवल तभी अजनबी शासक अपनी प्रजा से आदर की उम्मीद कर सकते हैं। अतः जो पहला कथन है वो सही है। आगे देखते हैं। विलियम जोन्स 1783 में भारत आए। ये कंपनी द्वारा स्थापित सुप्रीम कोर्ट के जूनियर जज के पद पर कार्यरत थे। ये एक भाषाविद तथा विचारों से प्राच्यवादी थे। हेनरी थॉमस कोलब्रुक और नेथेनियल हॉलहेड भी प्राच्यवादी थे। ये सभी भारतीय साहित्यों को समझकर उनके अनुवाद में लगे हुए थे। अतः जो दूसरा कथन है वो भी सही है। चलिए आगे देखते हैं। और वैरन हेस्टिंग प्राच्यवादियों के भारी समर्थक थे। अतः जो तीसरा कथन क्या था वो उसमें दिया गया था विरोधी है, जबकि जो वैरन हेस्टिंग था वो प्राच्यवादियों के भारी समर्थक थे। उसमें दिया गया था आपको कथन में, क्वेश्चन में, ये विरोधी, ठीक है, इसलिए वो गलत हो जाता तीसरा कथन और सही कथन पूछा गया था। और प्राच्यवादियों के विचारों को ध्यान में रखकर ही 1781 में अरबी, फारसी, इस्लामिक कानून के अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए कोलकाता में एक मदरसा खोला गया। इसी क्रम में 1791 में बनारस में हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई थी ताकि वहाँ प्राचीन संस्कृत ग्रंथों की शिक्षा दी जा सके और देश का शासन चलाने में मदद मिल जाता। जो कथन है चौथा वो भी सही है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के गठन से संबंधित नहीं है? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के गठन से संबंधित नहीं है, तो जो नहीं है वो कर्नवालिस हो जाएगा, बाकी सभी उससे संबंधित है। विलियम जोन्स, हेनरी टॉमस कोलब्रुक, नेथनियल हॉलहेड। विलियम जोन्स ने हेनरी टॉमस कोलब्रुक और नेथनियल हॉलहेड के साथ मिलकर एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का गठन किया और एशियाटिक रिसर्च नामक शोध पत्रिका का भी प्रकाशन शुरू किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। प्राच्यवादियों का विरोध और
पश्चिमी शिक्षा का समर्थन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो प्राच्यवादियों का विरोध और पश्चिमी शिक्षा का समर्थन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? देखते हैं पहला कथन। तो देखिए, प्राच्यवादी दृष्टिकोण के विरोधी मानते थे कि पूर्वी समाजों का ज्ञान त्रुटियों से भरा हुआ और अवैज्ञानिक है। दूसरा कथन कह रहा है, प्राच्यवादियों का विरोध करने वालों में जेम्स मिल और थॉमस वेबिंगटन मैकाले प्रमुख थे। तो प्राच्यवादियों का विरोध करने में जेम्स मिल और थॉमस वेबिंगटन अर्थात मैकाले प्रमुख थे। आगे देखते हैं। प्राच्यवाद विरोधी मानते थे कि शिक्षा देसी जनता को खुश करने के लिए नहीं बल्कि उपयोगी और व्यवहारिक चीज़ों के ज्ञान के लिए दी जानी चाहिए। तो नीचे दिए गए कुटु का प्रयोग करके सही उत्तर को हमें चुनना है। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा सही उत्तर? तो जो आपका हो जाएगा इसका देख लेते हैं, डी हो जाएगा अर्थात पहला, दूसरा और तीसरा, जबकि आपका जो है तीनों अर्थात सही है। इसमें पूछा भी क्या गया था, प्राच्यवादियों का विरोध और पश्चिमी शिक्षा के समर्थन के संदर्भ में पूछा गया था। बिल्कुल तीनों कथन सही दिया गया है। उपर्युक्त तीनों कथन सही है। प्राच्यवाद के विरोधी मानते थे कि पूर्वी समाजों का ज्ञान त्रुटियों से भरा हुआ है और अवैज्ञानिक है, मतलब साइंटिफिक नहीं मानता था यहाँ का जो शिक्षा को। उनके अनुसार पूर्वी साहित्य अगंभीर और सतही है, मतलब कोई गंभीर नहीं है, झूठ फूस का यहाँ के लोग साहित्य लिख दिया उतना वैल्यू नहीं दिया करता था अंग्रेज यहाँ के साहित्यों को, उन लोगों को मानना था जो पश्चिमी शिक्षा को सपोर्ट करते थे। उस समय की बात कर रहे हैं हम लोग, अंग्रेज जब था। तो प्राच्यवादियों पर हमला करने वाले में जेम्स मिल और थॉमस वेबिंगटन मैकाले प्रमुख थे। जेम्स मिल का मानना था कि अंग्रेजों को देसी जनता को खुश करने और उनका दिल जीतने के लिए जनता की इच्छा के हिसाब से या उसकी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए शिक्षा नहीं देनी चाहिए। उनकी राय में शिक्षा के जरिए उपयोगी और व्यवहारिक चीज़ों का ज्ञान दिया जाना चाहिए। इसलिए भारतीयों को पढ़ाया जाना चाहिए कि पश्चिम ने किस तरह की वैज्ञानिक और तकनीकी सफलता हासिल कर ली। इनका भी अपने हिसाब से कहना सही था क्योंकि वो लोग काफ़ी साइंस में आगे थे। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय का केवल एक खाना ही भारत और अरब के समूचे देसी साहित्य के बराबर है। यह कथन निम्नलिखित में से किसका था? तो यह मैकाले का था कथन ये। तो मैकाले का कहना था एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय, मतलब यूरोप का एक अच्छा पुस्तकालय का जो एक रैक, जिसको हम लोग समझते हैं रैक का खाना का जो बुक होगा वो पूरे एशिया और अरब के देसी जितने भी साहित्य है उसके बराबर है। ये कथन किसका था? ये थॉमस वेबिंगटन मैकाले का था। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। वुड डिस्पैच के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो वुड से डिस्पैच के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। तो देखिए, इसमें प्राच्यवादी ज्ञान के स्थान पर यूरोपीय शिक्षा को अपनाने के फायदे बताए गए। दूसरा, इसमें तर्क दिया गया कि यूरोपीय शिक्षा से भारतीयों के नैतिक चरित्र का उत्थान होगा और वे इंग्लैंड एवं कंपनी के प्रति अधिक सत्यवादी और ईमानदार बनेंगे। और तीसरा कथन, इस दस्तावेज में व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए शिक्षा देने का तर्क दिया गया। तो उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें से आपका हो जाएगा तीनों कथन सही है, ऑप्शन डी हो जाएगा। देख लेते हैं। अठारह में लंदन स्थित कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने भारतीय गवर्नर जनरल को कंपनी के नियंत्रक मंडल के अध्यक्ष, तो 1854 में लंदन स्थित कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने भारतीय गवर्नर जनरल को कंपनी के नियंत्रण मंडल के अध्यक्ष चार्ल्स वुड के नाम से एक नोट भेजा, जिसे वुड का नीति पत्र या वुड डिस्पैच के नाम से हम लोग जानते हैं। इस दस्तावेज में भारत में लागू की जाने वाली शिक्षा नीति की रूपरेखा स्पष्ट करते हुए
एक बार फिर प्राच्यवादी ज्ञान के स्थान पर यूरोपीय शिक्षा को अपनाने के फायदे बताए गए। वुड के नीति पत्र में तर्क दिया गया कि यूरोपीय शिक्षा से भारतीयों के नैतिक चरित्र का उत्थान होगा, वे सत्यवादी और ईमानदार बनेंगे, फलस्वरूप कंपनी के पास भरोसेमंद कर्मचारियों की कमी नहीं रहेगी। अतः जो दूसरा कथन है वो सही है। पहला भी सही था, दूसरा भी और तीसरा भी सही था। तो देख लेते तीसरा कथन के बारे में क्या कह रहा है व्याख्या में। इस दस्तावेज में व्यवसाय के लिए शिक्षा का तर्क भी दिया गया था, जिसमें कहा गया था कि यदि भारतीयों को यूरोपीय शिक्षा और जीवन शैली से अवगत कराया गया तो उनकी रुचियां और आकांक्षाओं में भी बदलाव आएगा तथा ब्रिटिश वस्तुओं की मांग पैदा होगी, क्योंकि तब यहाँ के लोग यूरोप में बनी चीज़ों को अपनाने और खरीदना शुरू कर देंगे। अतः जो तीसरा कथन है वो भी सही है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। तो देखिए जो क्वेश्चन नंबर 6 है ये कह रहा है 19वीं सदी में भारतीय शिक्षा और कंपनी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो 19वीं सदी में भारतीय शिक्षा और कंपनी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो पहला कथन देखते हैं, भारत में सक्रिय ईसाई प्रचारकों ने व्यवहारिक शिक्षा के पक्ष में दिए जा रहे तर्कों का घोर विरोध किया। आगे बढ़ते हैं, कंपनी ने देसी स्कूलों में शिक्षा की प्रगति पर रिपोर्ट तैयार करने का जिम्मा विलियम एडम को दिया। और जो तीसरा कथन है, 1854 के बाद कंपनी ने देसी शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाने का प्रयास भी किया। तो उपयुक्त में से सही उत्तर को हमें चुनना है। इसमें से कौन सा हो जाएगा आपका? इसमें से हो जाएगा डी होना चाहिए। देख लेते हैं, डी है, तीनों सही है कथन। उपयुक्त सभी कथन सही है। 19वीं सदी में भारत में सक्रिय ईसाई प्रचारकों ने 19वीं सदी में भारत में सक्रिय ईसाई प्रचारकों ने व्यवहारिक शिक्षा के पक्ष में दिए जा रहे तर्कों का घोर विरोध किया। प्रचारकों का मानना था कि शिक्षा का उद्देश्य लोगों के नैतिक चरित्र में सुधार लाना होता है और नैतिक उत्थान केवल ईसाई शिक्षा के जरिए ही संभव है। और 1830 के दशक में स्कॉटलैंड से आए ईसाई प्रचारक विलियम एडम को कंपनी ने देसी स्कूलों में शिक्षा की प्रगति पर रिपोर्ट तैयार करने का काम दिया था। और इस रिपोर्ट के अनुसार बंगाल और बिहार में 1 लाख से अधिक पाठशालाएं हैं तथा इनमें पढ़ने वाले बच्चों की कुल जो संख्या है वो 20 लाख से भी अधिक है। एडम ने पाया कि यह प्रणाली स्थानीय आवश्यकताओं के लिए काफ़ी अनुकूल है। और 19वीं सदी के मध्य तक कंपनी का ध्यान मुख्य रूप से उच्च शिक्षा पर था, परंतु 1854 के बाद उसने देसी शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाने का भी प्रयास किया। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। 19वीं सदी में भारतीय विचारकों और शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। महात्मा गांधी पश्चिमी शिक्षा के विरोधी थे, परंतु रविंद्रनाथ टैगोर ने पश्चिमी शिक्षा का पूर्णतः समर्थन किया। दूसरा देखते हैं, महात्मा गांधी ने भारतीय शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए शांति निकेतन नामक संस्था की शुरुआत की। ये तो गलत है, शांति निकेतन रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा शुरू किया गया था और पहला भी गलत है। तो उपयुक्त में सही पूछा गया तो दोनों गलत दिया गया, तो इसमें से कोई नहीं सही होगा, अर्थात ना तो पहला और ना ही दूसरा सही है। उपर्युक्त दोनों कथन गलत है। महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर पश्चिमी शिक्षा के विरोधी थे, लेकिन दोनों के बीच फर्क भी था। गांधी जी हैं वो पश्चिमी सभ्यता और मशीनों व प्रौद्योगिकी की उपासना के कट्टर आलोचक थे। अर्थात जो गांधी जी थे वो वहाँ के शिक्षा के तो वो विरोधी थे, साथ साथ वहाँ के मशीनों और जो टेक्नोलॉजी वगैरह साइंस को भी वो लोग मतलब गांधी जी विरोध करते थे। जबकि रविंद्रनाथ टैगोर जी का ऐसा मानना नहीं था। वो उनका कहना था कि हमें साइंस पश्चिमी देशों से लेना चाहिए, अर्थात हमें यूज़ करना चाहिए साइंस को। तो टैगोर आधुनिक पश्चिमी सभ्यता और भारतीय परंपरा के श्रेष्ठ तत्वों का सम्मिश्रण चाहते था, उसमें से जो अच्छा वो चीज़ ये लेना चाहते थे। बिल्कुल सही बात है। शांति निकेतन संस्था की शुरुआत रविंद्रनाथ टैगोर ने
1901 में की थी। यह कलकत्ता से 100 किलोमीटर दूरी एक ग्रामीण परिवेश में स्थित था। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, चैप्टर 8 का क्वेश्चन नंबर, मतलब चैप्टर 8 का लास्ट क्वेश्चन हम देखिए। 19वीं सदी तक की देसी शिक्षा व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 19वीं सदी तक की देसी शिक्षा व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो पहला है, उस समय की पाठशालाओं के बहुत से छोटे छोटे केंद्र थे जिनमें 20 से ज़्यादा विद्यार्थी नहीं होते थे। ठीक है। दूसरा कथन क्या कह रहा है, पाठशालाओं में पढ़ने वाले बच्चे की कुल संख्या काफ़ी बड़ी थी। और तीसरा कथन कह रहा है, बच्चों की फीस उनके माँ बाप की आमदनी से तय होती थी। और चौथा कथन, शिक्षा मौखिक, लिखित तथा पाठ्यक्रमानुसार होती थी। तो उपर्युक्त में से कौन सा सही है? तो उपर्युक्त में से चौथा कथन को छोड़कर बाकी फर्स्ट का जो तीनों है वो सही है। तो केवल पहला, दूसरा और तीसरा सही दिया गया है कथन। देख लेते हैं इसका व्याख्या। ईसाई प्रचारक विलियम एडम ने देसी शिक्षा के संबंध में कंपनी को सौंपी अपनी रिपोर्ट में निम्न बातें बताई है। उस समय की पाठशालाओं के बहुत छोटे छोटे केंद्र थे जिनमें आमतौर पर 20 से ज़्यादा विद्यार्थी नहीं होते थे। फिर भी इन पाठशालाओं में पढ़ने वाले बच्चे की कुल संख्या काफ़ी बड़ी थी। ये पाठशालाएं संपन्न लोगों या स्थानीय समुदाय द्वारा चलाई जा रही थी। अतः जो पहला कथन है वो और सही है, पहला और दूसरा दोनों सही है। शिक्षा का तरीका काफ़ी लचीला था। बच्चों की फीस उनके माँ बाप की आमदनी से तय होती थी। अमीरों को जो अमीर लोग थे वो लोग ज़्यादा दिया करता था, जो गरीब लोग थे वो कम फीस दिया करते थे। ये तो काफ़ी शानदार था उस समय देखा जाए तो। लचीली प्रणाली स्थानीय आवश्यकताओं के लिए काफ़ी अनुकूल थी। उदाहरण, फसलों की कटाई के समय कक्षाएं बंद हो जाती थी। इसका परिणाम यह था कि साधारण काश्तकारों के बच्चे भी पढ़ाई कर सकते थे। अतः जो कथन तीसरा है वो सही है। और शिक्षा मौखिक होती थी और क्या पढ़ाना है या बात विद्यार्थियों की ज़रूरत को देखते हुए गुरुजी ही तय करते थे। इसलिए कथन जो चौथा वो गलत हो जाता है। नहीं, ये कंडीशन सही नहीं रहेगा अभी के लिए। पता चला बच्चा लोग कहेगा नहीं अभी IPL चल रहा है, हम लोग अभी नहीं आएंगे सर क्लास, IPL ख़त्म हो जाता 2 महीने तब आते हैं। फिर से पता चला वर्ल्ड कप शुरू हो गया, क्योंकि आजकल थोड़ी ना कोई जा रहा है ये लोग खेत में काम करने के लिए। मतलब ज़्यादातर लोग तो नहीं जाते ना, कुछ को छोड़ दिया जाए तो। चलिए, तो हमारा जो चैप्टर था वो क्लास 8 का चैप्टर नंबर 8 वो कंप्लीट होता है। तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे चैप्टर नंबर 9। ठीक है, आप लोग ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और साथ ही साथ आप लोग टेलीग्राम से भी जुड़ जाइएगा। नए लोग, जो लोग नहीं जुड़ रहे हैं वहाँ पर टेलीग्राम पे जुड़िए। और साथ में कुछ आपका सुझाव हो कुछ तो आप लोग ज़रूर कमेंट किया कीजिए। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। धन्यवाद।